हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सत्यम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, चलिए आज भी आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट से ही कुछ लाया हूँ। उससे पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्लास कैसा रहा 3 तारीख और 4 तारीख का। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोग उसे बहुत अच्छे से समझो होंगे। और मैं आज भी लाया हूँ कुछ, लेकिन आज कुछ हटकर है, हिंदी व्याकरण नहीं है, सिर्फ हिंदी है। और हिंदी व्याकरण में फिर कोशिश करूँगा कि एक वीडियो अपलोड करते रहूँ। और चलिए, यह आज का जो चैप्टर है वह है 7 नंबर ओ सदन नीरा, और इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्लास कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए फिर से वीडियो बनाऊँ, अच्छा तरीका से वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, आपका समय कम लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं अध्याय 7 है और ओ सदानीरा चैप्टर है, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद जो है कि सब्जेक्टिव प्रश्न है 2 नंबर 5 नंबर का। तो देख लेते हैं क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट है 1 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी है उनका डेट ऑफ बर्थ और उसका जो आखिरी दिन है, जन्म और निर्धन, वो सब पूछता है आपको। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जो कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। क्या 16 जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म। और आगे है 2 नंबर, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे 10 प्रश्न दी गई है वस्तुनिष्ठ, जो कि चैप्टर से है, और इसका जो हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का आपको अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है 2 नंबर का। सो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आंसर है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर, जो कि ओ सदानीरा चैप्टर के राइटर हैं, उनका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अगला है 3 नंबर, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क किसकी कृति है। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, ये तीनों किसकी कृति है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी की कृति है भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क। यह जो तीनों है जगदीश चंद्र माथुर की ही कृति है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एग्जाम में कि जगदीश चंद्र माथुर की कृति इनमें से कौन कौन क्या है। तो आपको ऑप्शन में रहेगा भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क और इनमें सभी। तो आप लोग क्या ऑप्शन दीजिएगा, क्या सही कीजिएगा, इनमें सभी, क्योंकि भोर का तारा, ओ मेरे सपने और कोणार्क आपको तीनों यहाँ पे क्लास में बताई जा रही है कि तीनों सही है। और आपका जो भी इसका हिंदी अर्थ है चैप्टर वाइज चैप्टर का, तो आपको पढ़ाकर आपको बता दिया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, उसका कुल जो भी वहाँ पे पढ़ाया गया है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया है आपको। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करवाया गया, और इसका भी मैं जल्द से जल्द उसका अर्थ ला दूंगा। मैं प्रयास पहले यही करता हूँ कि पहले मैं चैप्टर पढ़ाऊँ, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर लाऊँ, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं जल्द से जल्द प्रयास करता हूँ कि जो भी चैप्टर करा दी गई यहाँ पे, और 6 चैप्टर बाकी है जो कि पढ़ाकर मुझे उसका अर्थ समझाना है, वो भी मैं कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, समय की बचत करते हैं। और मैं प्रयास यह कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा क्लास खत्म कर दूँ। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी और थोड़ा फास्ट भी होगा। 4 नंबर में, जगदीश चंद्र माथुर की प्रेम रचना किसकी विधा से संबंध रखती है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रेम रचना किसकी विधा से संबंध रखती है। तो एकांकी एक बांसुरी जो है जगदीश चंद्र माथुर के प्रेम रचना किस विधा से संबंध रखती है। तो एकांकी एक बांसुरी से संबंध रखती है जगदीश चंद्र माथुर की प्रेम रचना। और आगे 5 नंबर में, ओ सदानीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है। ओ सदानीरा जो निबंध है, यह तो निबंध है। आपको फिक्स से पहले इसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिल गया, एक ही क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव। कैसे, आप देखिए, ओ सदानीरा एक निबंध है, यह तो पहले आपको मिल गया। और दूसरा है क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन बना है वो कि पूरा फुल है। ओ सदानीरा निबंध किस संग्रह से लिया गया है। तो बोलते क्षण से यह लिया गया है, उद्धृत है बोलते क्षण से। और 6 नंबर में, ओ सदानीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिया गया है। जो ओ सदानीरा है, किस नदी को निर्मित बनाकर लिया गया है। तो गंडक नदी को निर्मित बनाकर ओ सदानीरा चैप्टर लिया गया है। और 7 नंबर में है, ओ सदानीरा निबंध बिहार की किस क्षेत्र संस्कृति पर लिखी गई है। ओ सदानीरा जो कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, वह बिहार के किस क्षेत्र संस्कृत पर लिखी गई है। तो चंपारण। बिल्कुल, और मैं भी चंपारण से ही बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे चंपारण सुनकर
अच्छा लगा। और आगे देखते हैं क्या है 8 नंबर में। ओ सदा नीरा नामक नाटक का लेखक कौन है? ओ सदा नीरा नामक नाटक का लेखक कौन है? तो ये सभी जानते हैं, मैं शुरू में ही बताया हूं, जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा चैप्टर 7 के राइटर हैं। और इनका और है भोर का तारा कोणार्क और ओ मेरे सपने, ये भी इन्हीं का लिया गया है। इंग्लिश याद है आपको? इंग्लिश में है आई हैव ए ड्रीम, बहुत अच्छी चैप्टर है जो कि पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर में। कालिदास कालिदास अवार्ड तथा बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? कालिदास अवार्ड तथा बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड तथा बिहार के राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जगदीश चंद्र माथुर को। जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा आता है जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई? तो 14 मई 1978 ईस्वी में जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु हुई। और अगला यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिख कर बुनकर देगा, जो नोट में लिखा आ जाता है उस तरह मैं यह पीडीएफ बनाया हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ यह पीडीएफ है। और आगे है पढ़ई नदी भिखन थोड़ी तक जाती है। और अगला है मठ के महंत ने गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह दी, जो कि इस चैप्टर से संबंधित है। जो कि यहाँ पे 2 प्रश्न है, आपको आ सकती है, जो कि दे दिया गया है। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो हमें क्लास कराई जा रही है इसका पीडीएफ सत्य प्रिपरेशन टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अभी 7 चैप्टर करा रहे हैं, लेकिन इसका पीडीएफ अभी तक नहीं दिए हैं, क्योंकि 14 वीडियो हो गई, लगभग 13-14 वीडियो सिर्फ हिंदी का हो गई है और अभी तक कोई पीडीएफ नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी व्याकरण का पीडीएफ शायद नहीं, हिंदी व्याकरण का पीडीएफ अभी ही मैं डाल देता हूं। और जो इसका है, तो जब तक इसकी पूरी क्लास खत्म नहीं होगी तब तक मैं पीडीएफ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा यह जो हाथ से राइटिंग किया हुआ जो पीडीएफ है बनाया हुआ वह 68 अर्थात 68 पेज का यह पीडीएफ है, जो कि मैं ऐसे कैसे अपलोड कर दूँ? ऐसे ही अपलोड कर दूंगा तो आप लोग ऐसे ही पढ़ लोगे, तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं क्लास देने की। उससे पहले मैं यह पीडीएफ जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा। और मैं अगस्त में लगभग आपको पीडीएफ दे ही दूंगा। और उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप मैसेज कीजिएगा और एक क्लास का पीडीएफ आपको 100 रुपया लिया जाएगा और ऑल क्लास का पीडीएफ लेने के लिए 300 रुपया लिया जाएगा, जो कि आपको हर एक बार मिलता है। और कितने स्टूडेंट हैं जो कि जुड़ चुके हैं और ले चुके हैं। और आपको यह पीडीएफ चाहिए जो कि 68 पेज का आपको, या हिंदी का है सिर्फ भाषा और जो इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड है वो, और एक्स्ट्रा जो छांटी गई है बुक से इंपॉर्टेंट वो भी 68 पेज का ही है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिंदी का, वो भी 100 में आपको ये दोनों मिलता है। ठीक है, 100 नहीं, सिर्फ 99 रुपया ही है, लेकिन 100। और आपको जो क्लास आपको दी जाती है, जो कि क्लास चलती है यहाँ पे, तो क्लास के लिए 300 रुपया आपको ऑल चैप्टर पढ़ने का है और 299 रुपया ऑल चैप्टर का है और सिर्फ 99 रुपया एक चैप्टर का, जो कि क्लास यहाँ पे कराई जाती है। चलिए अभी तो मैं फिलहाल यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, सो आप लोग देख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है चंपारण, आगे भाषा की बात है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर में आगे अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे, और पाठ के साथ है, जो पाठ में जो प्रश्न है उसी का यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पाठ में जो प्रश्न है आप लोग देखिएगा, पाठ का ही प्रश्न का आंसर दिया गया यहाँ पे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह इस बार 2021 में आ चुकी प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछे गए प्रश्न है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने के क्या कारण है? तो यहाँ पे है आंसर, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। यहाँ पे चंपारण जो जिला है उस जिला में पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिला है, और इस चंपारण जिला में जो भी जंगल है वो सब कट चुकी है, जंगलों में कोई पेड़ पौधा नहीं, इसकी वजह से वन के वृक्ष जल को अपने जड़ों में थामे रहता है। नदियों को उन्मुक्त नोयम्ब वनेन से बचाते हैं। उत्तर वृक्ष नदी की धाराएं की गति को भी संतुलित करने का काम करते हैं। ये प्रश्न का आंसर देने का मतलब यह है कि जब जंगल रहती है तो वहाँ पे जो पानी आती है तो वो जड़ें, उनकी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें उन पानी को
कुछ हद तक रोकने का प्रयास करते हैं और वह रुकती है, जिसके वजह से बाढ़ का कुछ हद तक जो कि बाढ़ को रोक सकती है। और वह अपने इस चंपारण में नहीं है, उसकी जंगल जो भी है कट चुकी है, जिसकी वजह से जब भी बाढ़ आता है तो पानी इधर भरपूर आ जाती है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। तब बाढ़ आ जाती है, लेकिन जब बीच में उनकी शक्तियों को ललकारने वाले गगनचुंबी वन हो, तब नदियाँ प्रखंड कली का रूप धारण कर लेती है। आज चंपारण में वृक्ष को काटकर कृषि युक्त समल भूमि बना दी गई है। मतलब कि चंपारण में जो भी जंगल थी उसे काट कर कृषि के लिए ज़मीन बना दी गई है, जिस पर किसान अपना बीज रोप कर उससे जो भी अनाज हो गया, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, जो भी जैसे उपजाने वाली कृषि संबंधित जो भी चीज़ें वहाँ पे उपजाई जाती है, जिसके वजह से यहाँ पे जंगल कट चुकी है। तो यह भी ज़रूरी है, लेकिन जंगल भी होना ज़रूरी है एक तरह से। चलिए दोनों में से कोई एक ही चीज़ ना होगा, दोनों थोड़ी होगा। उसी तरह जब आप पढ़ोगे तो नहीं आपको नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा नंबर, बस सेम वही है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय हैं? इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आशय हैं? तो इसका आंसर है, कीमियाई प्रक्रिया पारे को सोने में बदलने की एक प्रक्रिया है, जिसमें पारे की कुछ विलोपनों के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। लेखक ने कीमियाई प्रक्रिया का आशय देते हुए कहे हैं कि जिस प्रकार पारा एक दूसरे प्रकार का पदार्थ है और उसे कुछ पदार्थों के संगम से बिल्कुल ही पदार्थ का उद्भव हो जाता है, उसी प्रकार दक्षिण की संस्कृति और खाद्य इस प्रदेश की निधि बनकर अन्य संस्कृति के निर्माण कर गए हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या था, इतिहास की कीमियाई प्रक्रिया का क्या आवश्यक है? तो यह जो आवश्यक है खाद्य पदार्थ का, जिसके बारे में बताया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और अगला है 3 नंबर में है, धागर शब्द का क्या अर्थ है? धागर शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे अर्थ है, धागर शब्द का अर्थ ओड़ भाषा में है। धागर जो शब्द है उसका अर्थ ओड़ा भाषा में है, ओड़ा। और भाड़े का मजदूर, धागर एक आदिवासी है। पहले मैं आपको इसे एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगी जो कि मैं पढ़ चुका हूँ। भाड़े का मजदूर, इसका ऑप्शन में आपको होगा अफीम खाने का जो कुछ है, इसी तरह आपको आगे मैं बता दूंगा। लेकिन भाड़े का मजदूर जो है, इससे रिलेटेड आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ चुका हूँ भाड़े का मजदूर पे। सो आगे देखिए क्या है, जिसे 18वीं शताब्दी में नील की खेती के सिलसिले में छोटा नागपुर पठार से चंपारण लाया गया था। धागर जाति आदिवासी जाति ओरब, मुर्स, लोहार इत्यादि है। वंशज है वे लोग, लेकिन वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। धागर लोग मिश्रित ओरव भाषा में बात करते हैं। जो धागर लोग हैं वे आदिवासी है, जो कि वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। और धागर जो जाति है, वो जो अभी हम लोग के बीच रहते हैं अर्थात आदिवासी, उनका जाति जो है वो आप सुन लीजिए यहाँ पे, ओरब, मुर्स, लोहार भी है इत्यादि जो है यहाँ पे 3 आपको एग्जांपल में दी गई है। ये सब आदिवासी है जो कि आकर हमारे बीच रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते। इस प्रश्न का आंसर यह है कि जो धागर शब्द का अर्थ क्या होता है? धागर शब्द का अर्थ होता है आदिवासी। जो आदिवासी है हमारे बीच रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। और उनका भाषा जो है ओरब भाषा में बात करते हैं। वे लोग मिश्रित ओरब भाषा में बात करते हैं। धागर लोग मिश्रित ओरब भाषा में बात करते हैं धागर लोग। और 4 नंबर में है, 4 नंबर क्वेश्चन है, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे।
थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो यहाँ पे है थारुओं की गृह कला अनुपम है, कला उनकी दैनिक जिंदगी का अंग है, धन पात्र शिखा का बनाया गया है, आकर्षक रंगों डिजाइन में उनकी गृह सामानों में कला और उनकी सौंदर्य की झलक मिलती है। जो गृह कला है, जो कि धारुओं की कला जो है, उनमें जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है आकर्षण रंगों डिजाइन में बनाया जाता है, आकर्षण रंगों डिजाइन में बनाया जाता है और उनकी गृह सामानों में कला और उनकी सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। और आगे है नववधु के अपने प्रियतम को केलऊ कराते हैं। नववधु जो है, नए वधु, उनको केलऊ कराते हैं। संदर्भ में इनगृत होने वाली वेनिसियो से दिया जाता है। उनकी कला उनकी मधुर और संस्कृति की मनमोहक झलक दिखाती है। जो उनकी कला है, जो जैसा कि यहाँ पे आपको बताया गया था क्वेश्चन में, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर देना था। जो कि थारू एक कला है और जो आकर्षण रंग डिजाइन गृह का प्रदर्शन करते हैं, जो कि नववधुओं के उपयोग में आता है और यह मनमोहक झलक दिखती है थारुओं की कला में। आगे है 5 नंबर में अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। अंग्रेज जो थे, जो कि अभी हमारे देश चले गए, उनको आज़ादी दिलाने में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन 1947 में हार डाल कर वे लोग चले गए और मेरा देश आज़ाद हो चुका था। उसी पर एक भगत सिंह का चैप्टर है, जो कि आपको भगत सिंह का नहीं, लगभग महात्मा गांधी जो भी देश आज़ाद कराने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, उन सभी से रिलेटेड चैप्टर है, आप लोगों को 12th में पढ़ना। जिससे रिलेटेड में आपको एक भगत सिंह का चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र मैं फुल करा चुका हूँ। उसका फुल 2 वीडियो में उसका पूरा क्लास अपलोड है, आप लोग उसका जाकर देखिएगा। बहुत ही रोचक विषय है। उस क्लास को कराते कराते हम भी कुछ उनकी भावनाओं में बह गए थे। चलिए वो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या है। अंग्रेज नीलहो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे, यह क्वेश्चन है और इसका आंसर है अंग्रेज नीलहे किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। यह तो सभी जानते हैं। और आगे है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह तो एकदम इजी है। अरे भाई आगे तो चलिए। हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना हर किसान के लिए लाजिम था, जालिम नहीं। जिसे 3 कठिया प्रणाली कही जाती थी। 3 कठिया प्रणाली का मतलब यही है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे अंग्रेज की 3 कठिया क्या है। तो जो 1 बीघा होता है 20 कट्ठा जमीन, उसमें अंग्रेज जो है 3 कट्ठा में, अर्थात 17 कट्ठा को छोड़कर 3 कट्ठा में नील की खेती करवाते थे। वो करना लाजमी था, क्योंकि उन समय उन लोगों के बस में न थे हम लोग। चलिए आगे है। नील की खेती जिस भूमि पर की जाती थी, उस खेती की उर्वार शक्ति समाप्त हो जाती थी। जिस जमीन पे 3 कट्ठा पे नील की खेती की जाती थी, उस जमीन पर उर्वरा मतलब कि उस जमीन पर धान, गेहूं, मक्का, कपास, चना ये सब उपजाने की शक्ति वहाँ पे समाप्त हो जाती थी तथा भूमि बंजर हो जाती थी। होता है ना बंजर जमीन, जिस पे कुछ होता ही नहीं, बिल्कुल वही हो जाती थी। किसानों को मोटी रकम गोड़े ठेकेदारों को देनी पड़ती थी। जो ठेकेदार है वहाँ पे कर बोला जाता ना, कर पहले के जमाने में बोला था कर, वही कर देनी पड़ती थी। मोटी रकम ठेकेदारों को देनी पड़ती थी। और जिस रास्ते पर शराब की गाड़ी या सवारी जाती थी, उस रास्ते पर हिंदुस्तानी अपनी जानवर तक नहीं ले जा सकते। वहाँ पे जिस गाड़ी पर शराब जाती थी या फिर सवारी, जो अंग्रेज की सवारी थे, उस रास्ते पर हिंदुस्तान की कोई जानवर भी नहीं जा सकते थे। यह तो बहुत बड़ा अत्याचार करते थे हम सही पर अंग्रेज। लेकिन यह बहुत खुशी की बात है कि वो लोग चले गए हमारे देश से। और आगे है साहब के यहाँ कुछ भी हो तो सारा खर्चा रयात को देना पड़ता था। रयात मतलब जो भी साहब के यहाँ जो भी कुछ फंक्शन ही हो, लेकिन उसका खर्चा कौन पे करता था, तो हम किसानों से वहाँ पे वसूला जाता। रयात का मतलब है जो जनता होता है ना, आम जनता, आवाम, मुस्लिम भाषा में बोला जाता है ना आवाम, बस वही आवाम, उर्दू भाषा में बोला जाता है आवाम। और आगे है 6 में गंगा पर
पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्या दिलचस्पी नहीं ली। यहाँ पे 6 नंबर जो है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली। जो गंगा पर पुल बना हुआ है वहाँ पे अंग्रेज जो है वहाँ पे पुल बनाने में क्यों दिलचस्पी नहीं ली थी, यह क्वेश्चन है यहाँ पे। और आगे है अंग्रेज, आंसर इसका, अंग्रेज किसानों पर बहुत अत्याचार किया करते थे। बाकी विचारों के संप्रेषण को फैलाने से बचने के लिए उन्होंने गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। गंगा पर पुल बन जाने से अंग्रेज को डर था कि दक्षिणी बिहार की बागी विचार वहाँ भी न पहुँच जाए। मतलब कि अगर वहाँ पे पुल बन जाता तो अंग्रेजों को यहाँ पे डर था कि दक्षिणी बिहार से जो बागी लोग हैं, अर्थात बागी उनको बोला जाता है, जो कि जैसे सत्ता है अभी मोदी जी का सत्ता है, अगर कोई मोदी अभी तो राजतंत्र है, जैसे कि आप बात कर लीजिए वहाँ किंग जॉन की वहाँ पे राज है, वहाँ पे राजतंत्र है, तो वहाँ पे अगर कोई उनका विरोध करता है तो वह बागी हो गया, बिल्कुल उसी तरह है। और यहाँ पे आगे है, भागों का सहयोग उन्हें न मिलता। जो वहाँ पे अगर वे लोग वहाँ पे पुल बना देते तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो इसका आंसर आप लोग एकदम अर्थ समझ लीजिए शॉर्ट में, कि जो गंगा पर अगर पुल बन जाता तो अंग्रेजों जो दक्षिणी बिहार के लोग थे उनको बागी उन्होंने करार दिया था, वो लोग उन पर धावा बोल देते और उन पर अटैक करते, जबकि उनको मतलब कुछ उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, उनको परेशानी थी, जिसके वजह से जैसे कि आप यहाँ पे कोई बॉर्डर खोल दिया जाए, बॉर्डर खोलने के बाद क्या होगा कि जो भी लोग हैं पाकिस्तान का हमारे इंडिया में आ जाएंगे, जिससे कि बहुत दिक्कत होगी। उसी तरह कुछ इसी से रिलेटेड बात थी, जो कि आपको जब मैं इसका किताब का पूरा अर्थ समझाऊंगा ना उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं यह क्लास ज़्यादा जल्दी ले रहा हूँ और मैं आपका जो किताब का बुक का अर्थ है वो मैं पहले नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि इससे पहले मैं इसको जल्द से जल्द ला दूँ आप लोगों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आपको ऑब्जेक्टिव करा दी गई, यहाँ पे सब्जेक्टिव में है 7 नंबर। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया। बिल्कुल, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किए, तो आंसर है चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। तो ये तो आपको अपने से लिखना है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए। ये तो सभी लगभग जो भी क्वेश्चन आती है उसमें कुछ टॉपिक अपने से बनाकर लिखा जाता है, जो कि आपको यहाँ अपने से लिखना है। और आगे है, उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्या, उनका जो निर्णय था केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में काम नहीं चलेगा। उनका जो निर्णय था, अगर ग्रामीण बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो केवल शिक्षित न कर पाए, उन पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए, सिर्फ ग्रामीण जो क्षेत्र है उन पर ध्यान दिया जाए, तो वह भी एक गलत थी, जो कि गांधी जी ऐसा नहीं किए और शिक्षा के प्रति बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और आगे क्या भूमिका मैं आपको बताऊंगा, चलिए आगे देखते हैं। जिसके लिए उन्होंने 3 गाँवों में आश्रम स्थापित किए। बच्चों के पढ़ने के लिए, ग्रामीण बच्चों को पढ़ने के लिए 3 आश्रम स्थापित किए। पहले के ज़माने में स्कूल नहीं होता था, आश्रम ही होता था। आश्रम स्थापित किए और उसमें आगे है, बरहरखा, मधुबन और भितिहारवा कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांवों में तैनात किए। ये जो कुछ निष्ठावान तैनात है, जिनका नाम मैं आपको बताया हूँ, उनको तैनात किए। बरहवा और उनकी विदुषी, यहाँ पे कुछ लिखा गया जो कि दिख नहीं रहा है, जो उनकी विदुषी थी अवंतिका बाई गोखले ने चलाया। और मधुबन में नरहरिदास और परीक्षा तथा उनकी पत्नी जो कि यहाँ पे नाम नहीं है, तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को नियुक्त किया। और जो कि गांधी जी के सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनको नियुक्त किया उस आश्रम पे। और आगे है भितिहरवा आश्रम में क्यों वृद्ध डॉक्टर देव और सोमनजी ने चलाया। डॉक्टर देव और सोमनजी ने, जो कि आश्रम है वयोधर्म आश्रम थे, उनको चलाए। और उनके बाद
पुंडलिक जी आए, जो पुंडलिक जो जी है, पुंडलिक जी, उनके बारे में भी आपको कुछ पढ़ना है विशेष, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे 3 आश्रम जो कि गांधी जी शिक्षा के प्रति 3 आश्रम खुलवाए, और तीनों आश्रम में जो जो आश्रम है उनका नाम और जो जो उसके कार्यकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनका नाम आपको बता दिया गया। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर। गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? सो आंसर है, गांधी जी के शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चे में संस्कार एवं उत्तम चरित्र हो। बिल्कुल, गांधी जी के शिक्षा का यही मतलब था कि बच्चे में संस्कार और उत्तम चरित्र हो, जो कि अभी दिखता है बच्चों में। पता नहीं, वो लोग तो आप ही देखते होंगे क्या बच्चे में दिखता है कि नहीं। आगे है, अक्षर जान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है, और वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वे बच्चे को चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें कमज़ोर बना देती है। गांधी जी ने कहा है कि जो बच्चे जीविका के लिए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और आगे है, गांधी जी का यह भी विचार था कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उनका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। मतलब कि प्रश्न आपका था, गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श क्या थे? तो गांधी जी के शिक्षा संबंधित आदर्श मतलब गांधी जी का कहना यह था कि जो भी बच्चे हैं उनको यह शिक्षा मिले, उनको संस्कार मिले, उत्तम चरित्र मिले, और वे उनको जो शिक्षा दी जाए, जो अक्षर से उनको संपर्क कराया जाए, जिसके बारे में शिक्षा दिया जाए, वह शिक्षा सिर्फ कृषि से संबंधित हो, कृषि औद्योगिक से संबंधित हो, ताकि वे लोग कृषि में आगे बढ़ पाए। अभी तो आप देख रहे हैं कृषि किसान सबको क्या हाल है, किसान सबका तो बहुत बुरा हाल है। आगे देखिए आगे क्या है, पुंडलिक जी कौन थे? देखिए आप आगे है ना, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे। जो पुंडलिक जी थे, जो मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, और वो जो पुंडलिक जी थे एक शिक्षक थे। ये गांधी जी के आदर्शों के सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे, जिन्हें गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बेलगांव से भितिहरवा बुलाया था। पुंडलिक जी को गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे और साथ ही साथ ग्रामीण वासियों के दिल में अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करे। पुंडलिक जी को बुलाने का गांधी जी जब पुंडलिक जी को बुलाए, उनका मकसद यह था कि वह आश्रम में, पुंडलिक जी जो थे एक शिक्षक थे, वे आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे, और उसके साथ साथ ग्रामवासियों जो थे, ग्रामवासियों के बीच जो अंग्रेजी शासकार थे, हम लोग पर शासन करते थे, उनके बीच उनके प्रति भय को दूर करे। तो यह हुआ भी, और कोई भी चीज़ हो भय नहीं करे, डर नहीं, किसी से चीज़ डर, अगर हम सही हो तो किसी से डरना नहीं चाहिए। अगर सही है तो है, चाहे कुछ भी हो जाए, सही है तो है, डरना चाहिए। जो कि आपको इस प्रश्न में आपको स्पष्ट करके बताया गया है कि डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़। चलिए आगे है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन 2 सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? जो यहाँ पे ओ सदा नीरा यह चैप्टर है, जिसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर, और उन्होंने गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किस 2 सीखों का उल्लेख करने के लिए उल्लेख लेखक ने किया है? मतलब कि जो गांधी जी का आंदोलन के प्रति चंपारण क्रांति है उसके बारे में सीखों के उल्लेख के बारे में यहाँ पे वर्णन किए हैं, जो कि जगदीश चंद्र माथुर हैं इसके राइटर। तो आगे देखते हैं, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। निर्भीकता और ईमानदारी। बोले ना, किसी चीज़ से भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर हम सही है तो सही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा ही जीत होगा, चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी संकट हो, सही है तो सही है। और दूसरा है ईमानदारी। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? गांधी जी के चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख है। 1 नंबर निर्भीकता और 2 नंबर में है ईमानदारी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी, और
पुंडलिक जी ने वे शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी जी जो है वे पुंडलिक जी को निर्भय रहने की शिक्षा दी। उन्हें बताया कि आप लोग डरिए मत, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने, जो पुंडलिक जी थे, एक शिक्षक थे एक आश्रम के, और उस पुंडलिक जी ने जितने ग्रामवासी थे, गांव वाले, उनको बताया कि आप लोग भी किसी से डरिए मत। और आगे है, गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी की यह थी कि सत्यता को तोलना, अर्थात वो आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले उसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद कुछ लिखते थे या बोलते थे। जी हाँ, गांधी जी जो थे वो अगर किसी ईमानदारी से, अगर किसी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, अगर कोई खबर आ रही है उनको, तो पहले वे क्या करते थे कि कोई भी खबर को पूरे जांचते थे, उसको पड़ताल करते थे क्या यह सही है, इसमें कितना सही है कितना गलत है, उसके बाद कुछ लिखते थे या कुछ बोलते थे। बिल्कुल, अगर आप लोगों के बीच कोई ऐसी समस्याएं आए तो पहले आप लोग क्या कीजिए, पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, समझिए क्या वह सही है या नहीं है, उसके बारे में कोई फैसला लीजिए या कुछ बोलिए। तो यह सही है। आगे देखते, अर्थ स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पे 5 नंबर वाली क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 नंबर पूछे जाने वाली प्रश्न है, जो कि क्लास लंबा है थोड़ा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर वाली प्रश्न में प्रयास है कि मैं आप देखिए यहाँ पे आपका 10 प्रश्न यहाँ पे करा दी गई थी और आगे जो है 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछे जाने प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यह क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबा हो चुकी है और मैं ज़्यादा कराऊंगा तो आप लोग एक बार में समझ नहीं पाओगे। और यह ठीक है कि मैं एक चैप्टर का 2 वीडियो में आपको बनाकर देता हूँ, 2 वीडियो बनाता हूँ। चलिए इसका भी मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और तब तक आप लोग बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा अपने से प्रिपरेशन करके आपको प्रिपेयर करूँ। मतलब कि मेरा टारगेट यह है तूफानी तैयारी 2022 में आप लोगों को इतना अच्छा से तैयार कर दूं कि आप लोग जाकर एग्जाम भी सोचने लगे, आपका क्वेश्चन पेपर भी सोचे कि हाँ मैं किसके पल्ला में पढ़ा हूँ। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।